Primary and secondary metabolites. The most exciting aspects of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and if possible synthesizing them. केमिस्ट्री का जो सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट जो है वो डील करता है केमिस्ट्री का जो सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट है वो डील करता है किस चीज़ से? आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ द कंपाउंड्स स्मॉल एंड बिग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करता है थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, स्मॉल भी बिग भी, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर, फिर उसके स्ट्रक्चर को वो डिटरमाइन करता है और अगर संभव है तो उसको सिंथेसाइज भी करता है। तो केमिस्ट्री का जो सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट है कि ये क्या करता है, थाउजेंड्स ऑफ द कंपाउंड्स स्मॉल बिग उसको आइसोलेट करता है फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद फिर उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के बाद अगर संभव हो तो उसको सिंथेसाइज भी करता है। ये केमिस्ट्री का बहुत ही एक्साइटिंग एस्पेक्ट है। If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugar, etc. अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का एक लिस्ट बनाएं तो हम लोग देखेंगे कि उस लिस्ट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा इंक्लूडिंग दी एमिनो एसिड, शुगर, etc. क्या बोल रहा है कि अगर हमको बायोमोलिक्यूल्स का अगर लिस्ट बनाना है, एक लिस्ट बनाएंगे तो वो लिस्ट में क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इंक्लूडिंग एमिनो एसिड, शुगर, etc. For reasons that are given in section 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. सेक्शन 9.10 जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें कुछ रीज़न दिया हुआ है। इस रीज़न के कारण हम लोग ये सब बायोमोलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं कि इस लाइन में क्या बोल रहा है, फॉर रीजन्स, जो रीज़न है वो कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 9.10। इस रीज़न के कारण हम लोग इन सब जो बायोमोलिक्यूल्स है को हम इसको क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये सब बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं। हम लोग एक बार समझने का कोशिश करते हैं कि मेटाबोलाइट्स है क्या। ठीक है, द सेल्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक जो सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, कोई इशू नहीं है। बिसाइड्स दिस मैनी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा भी बहुत सारा मॉलिक्यूल जो है वो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। ठीक है, एक सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारा बायोमोलिक्यूल्स जो है वो बनता है, फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो सेल में होता है उसके कारण बहुत सारा बायोमोलिक्यूल जो है वो बनता है। The compounds which are produced in or required for metabolism are called metabolites. वैसा कंपाउंड जो कि या तो प्रोड्यूस होता है या रिक्वायर्ड होता है मेटाबॉलिज्म के लिए उसको हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइट्स। वैसा कंपाउंड जो कि या तो प्रोड्यूस्ड होता है या रिक्वायर्ड होता है मेटाबॉलिज्म के लिए उसको हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्ड हो या मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस्ड हो, दोनों को हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइट्स। ऑल मेटाबोलाइट्स आर बायोमोलिक्यूल्स। जाहिर सा बात है जितना भी मेटाबोलाइट होगा वो सभी क्या होगा, बायोमोलिक्यूल्स होगा। Metabolites are biomolecules usually involved in many cellular functions such as energy, stimulation, inhibition, protection, etc. मेटाबोलाइट्स क्या है, वैसा बायोमोलिक्यूल्स है जो कि इन्वॉल्व होता है बहुत सारे सेलुलर फंक्शन में, जैसे कि एनर्जी में, स्टिमुलेशन में, इनहिबिशन में, प्रोटेक्शन में, etc.
क्या बोल रहा है कि मेटाबोलाइट्स वैसा बायोमॉलिक्यूल्स है जो बहुत सारे सेलुलर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एनर्जी, स्टिमुलेशन, ये सब etc. Metabolites are divided into two types based on their role in cellular activities. मेटाबोलाइट्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं और किस आधार पर, उसका सेलुलर एक्टिविटीज़ में क्या रोल है, इस आधार पर मेटाबोलाइट्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं. A metabolite which is directly involved in physiological functions and help in growth, reproduction and maturity is called a primary metabolite. वैसा मेटाबोलाइट जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मैच्योरिटी, उसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं. इसका एग्जांपल क्या होगा, एमिनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, कोलेस्ट्रॉल etc. और वैसा मेटाबोलाइट जो कि प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज़ नॉन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट. वैसा मेटाबोलाइट जो कि प्रोड्यूस होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट से और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, उसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं. एग्जाम्पल हो गया पिगमेंट्स, फेरमोन्स, एंटीबायोटिक्स, एल्केलॉइड्स etc. तो यहाँ पे हम लोगों को एक रफ आइडिया हो गया कि मेटाबोलाइट्स क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है. अब हम लोग क्या है एनसीईआरटी को पढ़ते हैं कि वो क्या बोल रहा है. तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया था. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. इन एनिमल टिश्यू one notice the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1. These are called प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. बोलता है एनिमल टिश्यू में हम लोग नोटिस करते हैं प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे बोल रहा है कि एनिमल टिश्यू में हम लोग नोटिस करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स जो कि फिगर 9.1 में दिया गया है. फिगर 9.1 में जो जो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को दिखाया गया है वो सारा जो है एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट होता है और वो सारा क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है. वो सारा क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है. तो हम लोग एक बार देख लेते हैं फिगर 9.1 में कौन कौन सा कैटेगरी ऑफ कंपाउंड दिखाया गया है जिसको कि इन लोगों ने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहा है. तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. तो यही वो फिगर का ही कॉपी करके हम लोग यहाँ पे डाले हैं. तो एक उसमें है शुगर कार्बोहाइड्रेट. शुगर कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, राइबोज है, एमिनो एसिड्स में ग्लाइसिन है, एलानिन है, सीरीन है. ये सब कैटेगरी ऑफ कंपाउंड जो है वो क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है. फैट्स एंड ऑयल्स, इसमें कौन कौन सा दे रखा है, फैटी एसिड्स, पाल्मेटिक एसिड्स, ग्लाइसिरोल, ट्राइग्लाइसरीड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रोल, फिर ये नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है जो कि किसमें पाया जाता है एनिमल टिश्यू में पाया जाता है. तो यहाँ पे ये यही चीज़ बोलने का कोशिश किया है कि क्या बोल रहा है कि इन एनिमल टिश्यू में हम लोग नोटिस करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड सोन इन फिगर 9.1. अभी फिगर 9.1 में जो भी हम लोग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को देख रहे थे वो सारा जो है एनिमल टिश्यू में पाया जाता है जिसको कि क्या कहा गया है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहा गया है. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. However, when one analyze plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compound other than these called primary metabolites जैसे कि alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, antibiotics, color pigments, sand, gum, spices. इसको secondary metabolite कहा गया है. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर था. बोलता है इसके बाद जब हम लोग प्लांट को, फंगल को या माइक्रोबियल सेल को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो पाया जा रहा है, इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्लांट हो गया,
फंगल या माइक्रोबियल सेल को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड है अदर देन द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड उसमें पाया जा रहा है जो कि अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। उसका एग्जांपल है एल्केलॉइड है, उसमें फ्लेवेनॉइड है, रबर है, एसेंशियल ऑयल है, एंटीबायोटिक्स है, कलर्ड पिगमेंट है, सेंट है, गम है, स्पाइसेस है। तो ये सारा जो हो गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गया, ये सारा जो हो गया वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गया। ठीक है, टेबल 9.3 में दे रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। While primary metabolites have identifiable functions and play known role in normal physiological process, we don't at the moment understand the role or functions of all the secondary metabolites in host organisms। बोलता है कि चलो ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट का हमको पता है, उसका आइडेंटिफिएबल फंक्शन हमको पता है कि वो क्या काम करता है, और हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इसका रोल होता है। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, मतलब कि हमको पता है कि ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, और इन सभी का जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में रोल है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इसका काम पड़ता है। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हम लोग रोल और फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। वी डोंट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शंस ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का क्या फंक्शन है, इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में इसका क्या काम है, तो हम लोगों को ये चीज़ पता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन हम लोगों को पता है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इसका रोल भी है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में कि ये इसका फंक्शन क्या है, ये एट द मोमेंट इस टाइम हम लोगों को पता नहीं है। वही बोल रहा है कि हाँ, while the primary metabolites have identifiable functions and play known role in normal physiological process, we don't at the moment understand the role or functions of all the secondary metabolites in host organisms। secondary metabolites क्या काम करता है ऑर्गेनिज्म में, हम लोग को इसका आइडिया नहीं है। However, many of them are useful to human welfare, example rubber, drugs, spices, sand and pigment। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है सेकेंडरी पिगमेंट्स का, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन इनमें से काफ़ी कुछ जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल है। वो क्या है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल है, जैसे कि रबर हमारे लिए काम का है, ड्रग्स, स्पाइसेज, सेंट, पिगमेंट, etc जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम का चीज़ है, यूजफुल है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे क्या इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। इन दी लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। बाद के चैप्टर में और बाद के सालों में इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा कुछ समझेंगे। तो इसमें जो है मेनली क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन हम लोग को, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है अपने नोट्स में। ये हम लोग बोलते हैं कि जो लास्ट में हम लोग देखेंगे तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में यहाँ दे रखा है। तो ये पिगमेंट हो गया, पिगमेंट है, ये सारा क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का लिस्ट है, और ये पिगमेंट्स में इसका एग्जांपल है कैरोटीनाइड्स, एंथोसायनिन। तो पिगमेंट क्या बोलता है, इन बायोलॉजी ए पिगमेंट इज़ एनी कलर्ड मटेरियल फाउंड इन ए प्लांट और एनिमल सेल। पिगमेंट क्या है, एनी कलर्ड मटेरियल, कोई भी कलर्ड मटेरियल है जो कि प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है, उसे हम लोग पिगमेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया कैरोटीनाइड्स, एंथोसायनिन। दूसरा नंबर में आता है एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स क्या होता है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। Originally defined as pharmacologically active compounds primarily composed of nitrogen।
ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये तुमको पता ही है। और ये क्या है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, यानी कि इसको हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं। और प्राइमरी किससे बना होता है, ये नाइट्रोजन का बना होता है। इसका एग्जांपल हो गया मॉर्फिन, कोडीन, ETC। तीसरा है टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स जो है ए रेंज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी मलेरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाइपोग्लाइमिक एक्टिविटीज, एंटी कैंसर एक्टिविटीज। टर्पेनॉइड्स का भी क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, यानी कि हम लोग मेडिसिन में इसका यूज़ करते हैं। कैसे, एज एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी मलेरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन सब चीज़ों में हम लोग टर्पेनॉइड्स का यूज़ करते हैं। एसेंशियल ऑयल में क्या आता है, लेमन ग्रास ऑयल, ETC। एसेंशियल ऑयल भी क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इसको प्लांट प्रोड्यूस फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट एंड प्रेडेटर्स, attraction of pollinators and seed dispersal. Oils are made up of a mixture of compounds that give a characteristic flavor and odor. एसेंशियल ऑयल क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। प्लांट इसको प्रोड्यूस क्यों करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट एंड प्रेडेटर से, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, सीड को डिस्पर्सल करने के लिए। इसमें एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है जो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लेवर और ऑर्डर देता है। अब आता है लैक्टिन। लैक्टिन का एग्जांपल दिया है कॉनकैनावलिन A। लैक्टिन क्या होता है, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। ये कन्फर करता है एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टीज टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट्स थ्रू डिस्टरप्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइटिक लार्वा थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। इसमें क्या है, एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टीज होता है। और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, वैसा पैरासाइट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में पाया जाता है, उसके लिए एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टीज होता है। ये क्या करता है, पैरासाइटिक लार्वा के डेवलपमेंट को ही डिसरप्ट कर देता है। लैक्टिन्स, एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टीज, gastrointestinal parasites. Antihelminths are the drugs used to treat parasitic infections including flatworm, tapeworm, flukes and rhineworm which usually infect human, livestock and crops. ये ड्रग है जो कि यूज़ होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जो कि फ्लैटवर्म हो गया, टेपवर्म हो गया, फ्लूक्स हो गया, राउंडवर्म हो गया, जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स को, ठीक है। और नॉर्मली ये कहाँ पे पाया जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। तो लैक्टिन्स हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस से, जैसे कि रबर, गम्स, सेल्यूलोज। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस हम लोग जानते ही हैं कि पॉलीमर क्या होता है, एनी ऑफ ए क्लास ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेज कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट आर मल्टीपल ऑफ सिंपलर केमिकल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर। पॉलीमर क्या होता है, ये नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक सब्सटेंस भी होता है, जो बहुत ही बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स का बना होता है, जिसको कि हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सिंपलर केमिकल यूनिट्स, जो सिंपल केमिकल यूनिट्स है जिसको कि लोग मोनोमर कहते हैं, उसका मल्टीपल होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो मल्टीपल होता है सिंपल केमिकल यूनिट मोनोमर का। पॉलीमर्स जो है मेकअप मैनी ऑफ द मटेरियल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेल्यूलोज एंड न्यूक्लिक एसिड। पॉलीमर क्या बनाता है, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो पॉलीमेरिक होता है, इन द फॉर्म पॉलीमर का बना होता है, पॉलीमेरिक होता है, जैसे कि प्रोटीन ये भी पॉलीमर है, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड, ये सारा चीज़ जो है वो पॉलीमर है। तो इस तरह मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ये हम लोगों ने अच्छे से देख लिया और कंप्लीट भी हो गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।